प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 2 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है। उसके मासिक वेतन में से 25% घर के किराए के रूप में, 15% बच्चों की शिक्षा पर और 18% अन्य मदों में खर्च हो जाता है। यदि उसकी मासिक बचत 7,560 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है। भी बचत दे रखी है। एक बार क्या करेंगे, हम प्रतिशत में बचत देख लेंगे कितनी है। तो खर्च देखो पहले क्या है, 25% किराए के रूप में, यानी किराए पे कितना देता है, रेंट 25%, 15% बच्चों की शिक्षा पर यानी एजुकेशन पे 15%, और अन्य मदों पे यानी अदर पे खर्च कितना होता है, अभी 18%। तो टोटल खर्च देख लो कितना है, जोड़ देंगे इसको, 25 और 15 40, 40 और 18 58% खर्च हो जाता है। और जो इनकम है अपने आप में कितनी है, 100%। तो 100 में से घटा दो, 100 में से 58 घटाएंगे कितना बचेगा, 42% की बचत होती है। और रुपये में बचत कितनी है, 7,560, यानी 42% की वैल्यू कितनी है, 7,560। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 7,560 को 42 से भाग दे देंगे। उसकी मासिक आय बतानी है जो अपने आप में 100% है, तो गुणा में 100। 7 से कैंसिल करेंगे, 6 बार में, 7 से 1 0 8 0, 6 से 18 6 108, यानी 180 आ जाएगा। 180 को 100 से गुणा करेंगे, 18,000 रुपये उसकी मासिक इनकम है हुई। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 1/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% की छूट देते हुए बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। भी देखो 32% अधिक करता है, 32%, प्रतिशत डालेंगे तो बटा में 100, 4 से कैंसिल करेंगे, 8/25, यानी 25 के ऊपर 8 मूल्य बढ़ा देता है। तो 25 और 8 33/25, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 25 और मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना लिख देता है वो 33। कुल वस्तु कितनी मानेंगे, देखो फिर 3/5 बेचता है एक बार 1/5, और फिर लास्ट में जो वस्तुएं बचती हैं उसको बेचता है। तो इन दोनों का एलसीएम देखो, हर का एलसीएम 5 5 5 का एलसीएम क्या आएगा 5 ही, तो कुल वस्तुएं 5 मान लेंगे। तो 5 का 3/5 करें तो कितनी वस्तुएं आएंगी, 3, यानी 5 में से 3 बेचता है। किस मूल्य पर, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य 33 रुपये, तो गुणा में 33 प्लस 1/5, 5 का 1/5 करेंगे 1 वस्तु को अंकित मूल्य का 20% छूट देते हुए, अंकित मूल्य कितना है 33, और इसका 20% छूट देगा इस पर। यह अपने आप में 100%, 20% छूट देगा तो 80% वैल्यू हो जाएगी इसकी। 33 का 80% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 80/100, यानी 4/5 लिखेंगे, प्लस शेष वस्तुएं, शेष कितनी बच गई, 3 यहाँ पे बेच दी, 1 यहाँ पे 4, टोटल कितनी थी 5, 1 बच गई। 1 को क्या करता है 40% की छूट, तो अंकित मूल्य कितना 33, 40% छूट देगा। यह अपने आप में 100% वैल्यू है, 40% छूट दे देगा तो वैल्यू कितनी होगी इसकी 60%, 60/100 यानी 3/5। अब सभी को जोड़ दो इनको, ठीक है। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99 प्लस ये 33 गुणा 4 132/5 प्लस 99/5। एलसीएम ले लेंगे इसका, कितना हो जाएगा 5, इसको 5 से गुणा करेंगे यानी 100 को 5 से करेंगे 500, 5 घटा दो 495 प्लस 132 और प्लस 99, जोड़ दो इसमें। जोड़ेंगे तो देखो 9 और 2 11 और 5 16, 9 3 12 और 9 21 और 1 22, 1 और 4 5 और 2 7/5। ये क्या है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या है, कितनी वस्तुएं थी 5 और एक वस्तु का मूल्य 25, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 25 गुणा 5,
125 रुपये की खरीदी थी, इतने में बेच दी, तो लाभ निकालेंगे तो देखो ये 125 से ज़्यादा है, ठीक है। क्या पता चला हमें, 125 को 5 से गुणा करें कितना आएगा 625, उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब लाभ है। तो इसमें से ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य घटा देंगे, लाभ कितना हुआ तो देखो 625, 726 में 625 घटाएंगे तो 101/5 रुपये का लाभ होगा, ठीक है भाई। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज़्यादा है, ये लाभ होगा, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 125 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 25 से 4 और 25 से 5, अब कैंसिल नहीं होता, कितना हो जाएगा ये 101 को 4 से गुणा करेंगे 404/25, ठीक है। 25 से कम 25 बचेगा 15, 25 से 150 बचेगा 4 दशमलव, 25 से कम 25 बचेगा 15, 25 से 150, यानी 16.16% लाभ होगा, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 और 25% छात्रों के अंकों का औसत 31 रहा हो तो शेष छात्रों के अंकों का औसत क्या होगा। दशमलव के एक अंक तक शुद्ध बताना है हमें, ठीक है। वे छात्र अपने आप में जो भी हैं 100% हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बताया, 20% छात्रों, यहाँ लिखो 20% छात्र, प्रतिशत लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। 20% छात्रों का औसत 91, फिर 25% का औसत बता रखा है 31 और शेष छात्रों का औसत, शेष कितने बचेंगे देखो 20 यहाँ पे 25 यहाँ पे, कितने हो गए 45, शेष कितने बचेंगे 55, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100% छात्र हैं, ठीक है। प्रतिशत लास्ट में लगा देंगे, 20%, 25%, 55%, सभी को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो देखो 20, 25, 45 और 55 100% हो गई। अब देखो 20% छात्रों के औसत अंक 91, यानी 20% के कितने हैं 91, प्लस 25% छात्रों का औसत अंक 31, प्लस 55 का हमें निकालना है तो इसका हमने मान लिया x% है, और टोटल का क्या है, समूह के अंकों का औसत 64% है, टोटल का कितना है 64%, तो गुणा में 64, प्रतिशत लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। अब देखो कैंसिल होता है, कैंसिल करेंगे, सभी में करेंगे कैंसिल एक साथ में, तो 5 से देखो सभी कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 4, 5 से 5, 5 से 11 और 5 से 20, अब कैंसिल नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 11 है, 11 से सभी डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, 91 गुणा 4 करेंगे तो 364, 4 कम 4, 4 निम 36, प्लस 5 एकम 5, 5 3 15, 155, प्लस 11x और बराबर क्या है 64 गुणा 2 128, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल देंगे, ये दोनों जोड़ेंगे उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के, दोनों इधर प्लस के हैं, तो देखो इधर क्या बचेगा 11x बराबर 1280, और इसमें से क्या घटा देंगे दोनों को जोड़ के, ये कितना हो जाएगा 4 और 5 9, 5 और 6 11, 1 4 और 1 5, कितना बचेगा 1 6 7, 761। 11x की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू क्या करें 11 से इसको भाग दे दो, 11 छके 66 बचेगा 10, 11 निमे 99 बचेगा 2, 11 एकम 11 बचेगा 9, 11 अठे 88, एक अंक तक बताना है, 69 पॉइंट, देखो इसके आसपास कौन सा है 0.2, तो इसके नज़दीक ये है, तो 69.2% होगा शेष छात्रों का औसत, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी काम को एक साथ मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अकेला सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं उसको 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और ए और सी
20 दिन में। सबसे पहले कुल काम देख लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 10 15 और 60 का एलसीएम, 10 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 10 से टोटल काम है 60 यूनिट। ये दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 से भाग दे दो, इन 6 यूनिट। ये एक दिन में करेंगे दोनों, 15 से भाग देंगे 4 यूनिट, 20 से भाग देंगे 3 यूनिट। अब देखो, यहाँ ए, यहाँ भी ए, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ सी, तीनों दो दो बार हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों दो दो बार मिलते हैं। तब एक दिन में काम कितना होता है, 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट। ठीक है, ए बी सी दो दो बार मिलते हैं। ए बी सी तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ तीनों दो दो बार शामिल है। इधर 2 गुणा में है, इस साइड आएगा तो ये भाग में। एक दिन में तीनों मिलकर 13/2 यूनिट कार्य करते हैं। हमें निकाला सी की कार्य क्षमता। तो देखो, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 यूनिट। तीनों मिलकर एक दिन में 13/2 यूनिट। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, तीनों में से ए और बी की कार्य क्षमता घटा देंगे, 2 छके 12, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1/2। सी एक दिन में 1/2 यूनिट कार्य करता है, और सी से टोटल कार्य करवाना है, कितना है, 60 यूनिट। और एक दिन में सी कितना करता है, 1/2 यूनिट। तो भाग दे देंगे 1/2 से, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 60 × 2 120 दिन में सी कंप्लीट कार्य को करेगा अकेला। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड हो। तो देखो, ऐसा हमेशा ऐसी संख्या होगी जिसके दोनों अंक सेम हो। ठीक है, जैसे 11, 22, 33, 44, 55 दोनों अंक सेम होने चाहिए। देखो, इसको पलटेंगे तो भी संख्या क्या बनेगी, 11। उनका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22, और 22 का फैक्टर 11 है ना। ऐसे ही इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 44, और 44 का फैक्टर 22 है। ठीक है, हमेशा 2 अंकों की ऐसी संख्या होगी जिनके दोनों अंक सेम होंगे, डिजिट। ठीक है, इसके अलावा देखो, जैसे मैं मान लिया 13, संख्या क्या बढ़ जाएगा, अंक पलटने के बाद 31, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4। 44 का फैक्टर है क्या, 13 नहीं है। ऐसे कोई संख्या मान लो 17, पलटेंगे तो 71, क्या हो जाएगा, 88 का फैक्टर है 17 नहीं है। ऐसी संख्या हमेशा दोनों अंक सेम होंगे ऐसी संख्या के। ठीक है, तो इसके देखो, 11 के अलावा किसी भी संख्या में 2 अंक है ही नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, 11। दोनों अंक सेम होंगे तभी ये कंडीशन पूरी होगी भाई, संख्या और अंकों को पलट देने से प्राप्त संख्या का योग, और इसका किस फैक्टर होना चाहिए, इसका फैक्टर सेम वो संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11 वो संख्या हो जाएगी। संख्या और अंकों को पलटेंगे तो भी 11, जोड़ेंगे तो 22, और 22 का फैक्टर क्या है, 11। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, एक ऋण का भुगतान 5,808 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, जिसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है, 10% वार्षिक है, तो ऋण की कुल राशि कितनी है। भाई, किस्तों वाले क्वेश्चन मैंने कंप्लीट टॉपिक करवा रखा है ये, और दिल्ली पुलिस में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है CI से, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हल करेंगे हम। सबसे पहले रेट देखो क्या है, 10% वार्षिक। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 के ऊपर एक ब्याज मिलता है, यानी राशि क्या हो जाती है, वो 11/10। प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ये मान लेंगे अमाउंट। ठीक है, अब देखो मूलधन कितना है, 10, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 से 11 पहले वर्ष में। किस्त कितनी है, 2, तो अगले साल है तो स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और 11 का स्क्वायर 121। 3 हो तो अगली बार क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, फिर क्या बोल, किस्त समान है तो समान करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। ये किस्त है अलग अलग, पहले साल की दूसरे साल की। ये 121 है, ये 11 है, इसको 121 बनाए तो क्या करना पड़ेगा, 11 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर भी 11 से गुणा करेंगे, फिर दोनों साइड करेंगे ना। अब देखो ये कितना हो गया, 11 × 10 110, और ये 100, मूलधन कितना हो जाएगा, 210। ये प्रत्येक किस्त है, 11 × 11 121, ये भी 121। लेकिन ये क्या बोलता है, किस्त 5,808 की है।
लेकिन इसमें कितनी 101, तो 121 की वैल्यू कितनी है 5808। एक की वैल्यू कितनी होगी 5808 को 121 से भाग दे देंगे। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, तो ऋण की कुल राशि यानी मूलधन निकालना है 210। तो 210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा में 210। ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं लिखना था तो ऐसे देखो कैसे लिखेंगे। यदि किस्त 121 रुपये की है तो मूलधन 210 रुपये, किस्त 1 रुपये की है तो मूलधन 210 बटा 121, बात वही है 210 बटा 21 ही आएगा। और यदि किस्त 5808 की है तो गुणा में 5808, यानी ऊपर दोनों यही आएंगे, कैसे भी लिख लो। अब इसको हल कर दो, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा यानी मूलधन। ये 11 से कैंसिल होता है तो ये देखो 8 8 16, 16 में 5 घटाएंगे 11, 11 से ये भी हो जाएगा। 11 बार में 11 से 5 3, 2 बार में 8 11 88, 8 5 13, 2 घटाएंगे 11, फिर 11 से हो जाएगा 11 चौके 44, बचेगा 8 11 88, 48 को 210 से गुणा कर दो यानी 1 0 लगेगी। अब 21 से गुणा कर दो, 21 गुणा 8 168, 16 21 के 84 और 16 100, यानी मूलधन क्या है 10,080 रुपये, 10,080 रुपये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रकाशक थोक विक्रेता को एक पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को वह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% के लाभार्जन पर 312 रुपये में बेची जाती है। थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। देखो प्रकाशक के लिए मान लेंगे क्रय मूल्य उसका 100 रुपये है। प्रकाशक को कितने में खरीदी गई, प्रकाशक के द्वारा 100 रुपये में। प्रकाशक थोक विक्रेता को पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। ये 30% के लाभ पर बेचता है। 30% का मतलब ये अपने आप में 100% है। 30% बढ़ा देंगे 130%, 130 बटा 100 यानी क्या लिखेंगे हम 13 बटा 10। ठीक है, फिर थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को वह पुस्तक 25% के लाभ पर, यह अपने आप में 100% है तो वो 125% भी बेचेगा। 125 बटा 100 यानी 25 से कैंसिल कर देंगे 5 बटा 4। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% के लाभार्जन पर 312 रुपये में बेची जाती है। यह अपने आप में 100% है वैल्यू। अब 20% बढ़ा देंगे तो 120%, 120 बटा 100, 20 से कैंसिल कर लेंगे 6 बटा 5, और इसके बाद मूल्य कितना है इसका 312 रुपये। तो एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ठीक है, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 और 2 से 2, फिर 13 से देखो कैंसिल कर देंगे इसको, 13 दूनी 26, बचेगा 5, 13 चौके 52, 3 से 8। अब ऊपर क्या बचा x, इधर 10 गुणा 2 20, 20 को 8 से गुणा कर देंगे 160, x की वैल्यू 160 आ गई। और x क्या था, प्रकाशक द्वारा जो वस्तु खरीदी गई थी या जो बनाई गई थी उसमें कितनी कीमत लगी थी 160 रुपये। पूछा क्या गया है, थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था। तो थोक विक्रेता ने किससे खरीदी थी, प्रकाशक से, और किस मूल्य पर, 30% के लाभ पर बेची थी प्रकाशक, यानी 13 बटा 10 पे। तो ये मूल्य निकाल दो इसका 13 बटा 10। 16 और 13 की गुणा कर देंगे, 16 थी 48, 4 16 और 4 20, यानी 208 रुपये में खरीदी थी थोक विक्रेता ने। ठीक है, थोक विक्रेता के लिए क्रय मूल्य कितना था 208 रुपये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, 6060 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में से 15 रुपये, बी के हिस्से में से 20 रुपये और सी के हिस्से में से 25 रुपये कम कर दें तो उनके हिस्सों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी। वे 3 व्यक्ति हैं ए, बी, सी। 6060 रुपये उसके बीच बांटना है। ठीक है, 6060 रुपये। ए के हिस्से में से 15 रुपये, इसमें से जो भी हिस्सा इसका 15 रुपये कम कर दें, बी के हिस्से से 20 रुपये कम कर दें और सी के हिस्से से 25 रुपये कम कर दें तो उनके हिस्सों का अनुपात 5:7 और 8 अनुपात में हो जाता है। 5:7:8 इस अनुपात में हो जाता है। कब हो जाता है, जब इससे 15 रुपये कम, इसको 20 रुपये कम दें और इसको 25 रुपये कम दे दें, जो भी हिस्सा है इनका।
ठीक है। तो कुल रुपए कम कितने हुए देखो, 15 और 20, 35 और 25, 60 रुपये कम कर दे। 60 कम कहाँ से होंगे, कुल रुपये तो यही है ना, तो इसका मतलब 60 रुपये इसने नहीं बांटे, तो 60 इसमें से घटा दो, यानी 6000 रुपये बांटे हैं। किस अनुपात में बटे हो, इस अनुपात में। अनुपात को जोड़ देंगे, 5 और 7 12, 12 और 8 20, टोटल अनुपात में वैल्यू कितनी है 20, और रुपये कितने बांटे गए 6000। भाई ये तो बांटे नहीं ना, कम कर दिए, 20 से भाग दे दो, एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी कितनी 300। पूछा क्या है, सी की मूल हिस्सेदारी, तो सी की अनुपात में वैल्यू कितनी है 8, और एक अनुपात की वैल्यू 300, तो सी की मूल राशि कितनी हो जाएगी 300 गुणा 8, ठीक है। फिर 25 रुपये कम किए गए इससे, मूल पूछा है रियल में कितना था, ये बाद में कम किया गया है, तो 25 इसमें ऐड कर दो। 300 गुणा 8 2400 प्लस 25 2425 रुपये मूल हिस्सेदारी थी सी की, ठीक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, एक गाय 20.5 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर है। घास के मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा जिसमें गाय घास नहीं चर सकती, और पाई का मान 22/7 लेना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।